नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक बार सभी लोग शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आइए करते हैं, ठीक ना। तो बिना देरी किए हुए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से आइए हम सब रूबरू होते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो चलिए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए हम सब देखते हैं। अपने हिंदी रुपए 299 रुपए में जबरदस्त हिंदी, ठीक ना। तो सभी लोग शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आशा उम्मीद करता हूं कि ये किताब आपके हिंदी के विषय के लिए नहीं, संपूर्ण परीक्षा के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। तो महत्वपूर्ण रूप से ये किसी भी परीक्षा आरओसी सेट, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, आरपीएससी, बीपीएससी, एचएफ, यूपीएसआई, किसी भी परीक्षा के लिए ये शानदार बुक है। चलिए, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पे ये आपको एक भारतीय लीडर थे जो कि 19वीं सदी के विद्रोही प्रकृति के व्यक्ति थे। और वेलुथम्पे जो थे ये केरल के रहने वाले थे। वेलुथम्पे ने भारत में इन्होंने अमेरिका और फ्रांस से, यूएसए एवं फ्रांस से भी अंग्रेजों के विरुद्ध मदद मांगी थी। फ्रांस से भी अंग्रेजों के विरुद्ध मदद मांगी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध मदद मांगी थी, ठीक ना। मदद मांगी थी, ये याद रखिएगा, ये बातें आप याद रखिए। लेकिन 1809 ईस्वी में इन्होंने आत्महत्या कर ली। इन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। कर ली। ये सब प्रश्न बेटा ये पीसीएस में ही पूछे जाते हैं, इधर उधर नहीं पूछे जाते, ठीक ना। और बड़े ही शानदार से प्रश्न हैं। पीसीएस में हवा नहीं लगती। ये सब प्रश्न बाकी एग्जामों की तो बात छोड़ दीजिए। ये वेलुथम्पे अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां से किए थे? तो केरल से किए थे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम था। ये मानव बलि प्रथा का विरोध करने वाले जनजाति कौन सी थी? तो ये बेटा उरांव, खोंद, नाइकदा या कुकी। तो खोंद नामक जनजाति थी, ठीक ना। और सिंह बुंगा जो थे इनके देवता थे, देवता इनके थे। तो सिंह बुंगा, ठीक, सिंह बुंगा। और ये लोग करते क्या थे कि मानव के बलि, इसी देवता को मानव के बलि दिया करते थे। सिंह बुंगा को मानव बलि दिया करते थे। और ये जो है कि आदिम जनजाति मानी जाती है भारत की। अब तो समाज के मुख्य धारा से धीरे धीरे जुड़ भी रहे हैं। तो इसी जनजाति ने मानव बलि प्रथा का विरोध किया था। मानव बलि प्रथा पर सर्वप्रथम जो है प्रतिबंध लगाने का काम किसके द्वारा? तो हार्डिंग प्रथम के द्वारा किया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह बेटा 1807 में से 1808, 1820, 1889 या 1858 ईस्वी में कब हुआ था? तो छोटा नागपुर विद्रोह ये आप याद रखिएगा 1820 से 1800 आपको जो है कि 21 ईस्वी में आपको छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। ये महत्वपूर्ण रूप से ये कहां पे हुआ था? तो ये आपको मुख्य रूप से छोटा नागपुर यानी झारखंड के सिंहभूम जिले में, सिंहभूम जिला में, ठीक ना, जिला में यह विद्रोह आपको हुआ था 1820 से 21 में। 20-21 में
इस विद्रोह जो था हुआ था। और इस विद्रोह के समय आपको गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, ठीक ना। ये विद्रोह किसके समय में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह ये झारखंड के सिंहभूम जिले में हुआ था। नेक्स्ट देखो, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह सिद्धू, कान्हू, तिलक मांझे या बिरसा? तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के नेता थे, ठीक ना। मुंडा विद्रोह वैसे आपको 2 बार हुआ, लेकिन मुख्य रूप से मुंडा विद्रोह देखा जाए तो ये परंपरा इस विद्रोह के 1895 से 1899 ईस्वी तक ये विद्रोह आपको चला। ये विद्रोह कहां हुआ? तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक ना। छोटा नागपुर क्षेत्र में, नागपुर, छोटा नागपुर का मतलब है कि आपको खुंटे, एक जिला है खुंटे, ये खुंटी जिले में ये विद्रोह आपको सर्वप्रथम बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आपको हुआ। मुंडा विद्रोह को इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? तब आप बताइएगा। उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, ठीक ना। विद्रोह के नाम से भी आपको जो है जाना जाता है। और बिरसा मुंडा को उलुगन, ये आपको उलगन का अर्थ होता है महान विद्रोही, ठीक ना, महान विद्रोही, ये भी बात याद रखिए, ठीक। तो ये शानदार तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप सब कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो ये छोटा नागपुर का इसका प्रधान केंद्र जो था खुंटी जिला था, और इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपको मिलान करना है, ये कब कब हुआ? तो नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में आपको नील विद्रोह हुआ, ठीक ना बेटा। आपको संथाल विद्रोह जो था 1855-56 ईस्वी में ये संथाल विद्रोह हुआ। ये 55-56 में संथाल विद्रोह हुआ। वहीं दक्कन विद्रोह की बात की जाए तो 1859 ईस्वी में आपको 1884 में दक्कन विद्रोह हुआ। और सिपाही विद्रोह जो था इसे 1800 जो है कि सिपाही विद्रोह कह सकते हैं कि 57 में, ठीक ना। तो इस 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहते हैं। अब मिला लो, देख लेते हैं। तो पहला कौन हुआ? पहला संथाल 2 नंबर का, फिर दूसरा 4 नंबर, 2 और 4 यहां भी है। फिर आपको कौन हुआ? तो 1 फिर 3, यानी ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 4 इज योर राइट आंसर। अब देखो ये नील विद्रोह कहां हुआ? तो बंगाल में हुआ। ये आपको ये संथाल विद्रोह कहां हुआ? तो ये छोटा नागपुर में हुआ। कहां? छोटा नागपुर के क्षेत्र में, नागपुर के क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह कहां हुआ? तो उत्तर भारत में आपको मुख्य रूप से जो है कि बंगाल, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपको उड़ीसा, इन राज्यों में आपको जो हुआ दक्कन विद्रोह, ये आपको दक्कन माने दक्षिण भारत में आपको दक्कन विद्रोह हुआ। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो प्रथम आधुनिक पुरुष जो है ये स्वामी विवेकानंद को, A.O. ह्यूम को, नाना साहब को या राजा राम मोहन राय को? तो राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से जानते हैं। इन्हें भारतीय
आपको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। जागरण का अग्रदूत कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहते हैं। मसीहा कहते हैं। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। का अग्रदूत कहते हैं। आपको इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया। अकबर द्वितीय ने दिया। इनके द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन किए। ठीक ना। इन्हीं के द्वारा आपको जो है आत्मीय सभा की स्थापना की गई। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये सारी बातें याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में आपको इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी राजा राम मोहन राय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हुई। निम्न में से भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर, ठीक ना। तो मार्टिन लूथर स्वामी विवेकानंद को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को या स्वामी श्रद्धानंद को? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अब देखो यहां से स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नाम मूल शंकर था। नाम मूल शंकर। एक बात, इन्होंने आर्य समाज के स्थापना के, समाज की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है 1875 में कलकत्ता में, बंबई में, ठीक ना। बंबई में इन्होंने की। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक ना, प्रकाश इन्होंने आपको ग्रंथ की रचना की। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया, ठीक ना। ये सारी बातें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया, ठीक ना। तो ये सभी बातें याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? यानी प्रार्थना समाज को मुख्य संचालक के रूप में आपको महाराष्ट्र में किसे जाना जाता है? ठीक। तो आसान सा प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही कठिन नहीं है। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज के संचालक के रूप में महादेव गोविंद रानाडे, ठीक ना। महादेव गोविंद रानाडे को हम सब जानते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ये आपको कौन थे? तो ये बता सकते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे। आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर इन्होंने आपको प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महाराष्ट्र का शुक्रात, ठीक ना, शुक्रात कहा जाता है। इसके अलावा
ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोखले के राजनीतिक गुरु इन्हीं के द्वारा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के स्थापना की थी। एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की ये एमजी रानाडे के द्वारा आपको किया गया। ठीक, तो ये बातें आप सब याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, देव समाज की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, शिव नारायण अग्निहोत्री ने, रामकृष्ण परमहंस ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? किसके द्वारा किया गया? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज के आपको स्थापना की। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा आपको देव समाज के स्थापना की गई। अब आप पूछोगे कि देव समाज कहाँ है, तब आप क्या जवाब दोगे? तो ये देव समाज जो है इनके ये आपको कहाँ है? कोई बताएगा आप में से? कोई भी? कहाँ है देव समाज की स्थापना? अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी बेटा। कहां पे? लाहौर में। इन्होंने लाहौर में, वैसे शिव नारायण अग्निहोत्री का जन्म इनका जो था कानपुर में हुआ था। कानपुर में इनका जन्म हुआ था और देव समाज के स्थापना इन्होंने यहीं पे की थी। ठीक ना? इन्हें देव गुरु के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 1843 की एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी घोषित किया गया या गैर कानूनी बनाया गया? सती को, शिशु हत्या को, गुलामी को या बाल विवाह को? तो बताइएगा, गुलामी या दास्ता? ठीक ना? दास्ता या गुलामी को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? तो आपको लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो द्वारा, एलन बारो द्वारा आपको जो है कि गुलामी को या दास्ता के जो है कि उन्मूलन कर दिया जाता है। दास्ता का उन्मूलन। वैसे एक बात आपको बताऊं, सर्वप्रथम दास्ता पर प्रतिबंध किसने लगाया? तब बताइएगा कि सर्वप्रथम दास्ता पर प्रतिबंध 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लगाया गया। ठीक ना? बंगाल में लगाया गया। ये सब ये स्टार प्रश्न है, ये परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं। ठीक ना? यही प्रश्न स्टार प्रश्न है और आपकी परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं। देखिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम हिंदी व्याकरण के जबरदस्त बुक है, आप सब इसे परचेज कर सकते हैं, खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं और आपके जीवन में ये काफी लाभकारी भी होगा। ठीक, निम्नलिखित में से किसने 1772 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो केशव चंद्र सेन, ये आचार्य केशव चंद्र सेन 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। ठीक ना? ये आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय
ये पारित किए थे। ठीक, ये आचार्य केशव चंद्र सेन ये ब्रह्म समाज से थे। किसे? ब्रह्म समाज से थे। और इन्हीं के कहने पर दक्षिण भारत में पश्चिमी में प्रार्थना समाज के स्थापना आपको हुई थी। तो ये सारी बातें आप सब जानते रहिए। आचार्य केशव चंद्र सेन और बाद में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन इन्हीं के समय 1865 ईस्वी में आपको हुआ और इनके द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज जिसे कहा जाता है, ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1865 ईस्वी में। और याद होना चाहिए कि इनका बाद में विरोध भी हुआ, चूंकि इन्होंने आपको जो है कि नेटिव मैरिज एक्ट तो पारित कराया, लेकिन अपने अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जिससे आगे चलकर इनका काफी विरोध हुआ। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थे सर विलियम क्रुक के कारण, कर्नल एच अलकाट के कारण, श्रीमती एनी बेसेंट के कारण या यम मालाबारी के कारण। तो ये शानदार सा प्रश्न है और आपको इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आप सबसे गलतियां कराने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक ना? तब तक आप जवाब दीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में थोड़ी बातें हम आप सबको बता देते हैं। यदि बात किया जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना, तो बच्चों स्थापना जो है इसकी 1875 ईस्वी में हुआ। ठीक ना? और कहां हुआ? तो न्यूयॉर्क में आपको इसके स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक बेटा इसके कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्के ये दोनों ने मिलकर स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जो है अडयार में है। अडयार, ये तो बात हुई। लेकिन भारत में प्रचार प्रसार करने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। ठीक ना? श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। ठीक, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। याद हो गया? कब की थी? तो 1917 में। कहां की थी? कलकत्ता में। ठीक ना? ये याद रखिए। इसके बाद इनके द्वारा होम रूल आंदोलन के जनक, भारत में होम रूल आंदोलन का जनक कहा जाता है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, ये सारी बातें आपको जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट, बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज। ठीक ना? बहुजन समाज की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? यही प्रश्न है। चले, बी आर अम्बेडकर द्वारा, काशीराम द्वारा,
B.R. शिंदे द्वारा, श्री नारायण गुरु द्वारा। ठीक ना। तो ये प्रश्न बड़ा ही कंफ्यूज वाला प्रश्न है आप सबके लिए, तो ये याद रखिएगा। ये बहुजन समाज के स्थापना मुकुंद राव पाटिल ने की थी। मुकुंद राव पाटिल के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना किया गया था। और मुकुंद राव पाटिल ने इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में सतारा में किया था। ठीक ना, सतारा में किया था, महाराष्ट्र में। ठीक, तो यहाँ ये ऑप्शन जो है बना नहीं है, तो यहां कह सकते हो बहुजन समाज, ये काशीराम जो है बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक ना, समाजवादी पार्टी की स्थापना ये पूछेगा तब आप इसको लगाइएगा। इनमें से ऑप्शन जो है कोई भी नहीं, मुकुंद राव पाटिल आपको दिया नहीं है, तो मुकुंद राव पाटिल ये याद रखिए। ठीक ना, ये मुकुंद राव पाटिल के द्वारा बहुजन समाज के स्थापना 1910 ईस्वी में सतारा में किया गया था। इसमें से कोई ऑप्शन मत लगाइए। ठीक ना, क्योंकि 4 के चारों ऑप्शन गलत है। मुकुंद राव पाटिल के द्वारा 1910 में बहुजन समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखो, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड एमहर्स्ट को, लॉर्ड क्लाइव को, या लॉर्ड विलियम बेंटिक को? तब बताएगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। प्रथम गवर्नर। ठीक ना, याद रखिएगा। इसका कार्यकाल जो है बेटा क्या था? तो 1757 से 60 था एक, और एक 1765 से 66। ये याद रखिएगा। लॉर्ड क्लाइव ने इसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति, किसने कहा था? तो पिट्स ने इसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति की संज्ञा दी थी। इसने ही आपको जो है कि 1757 पलासी का युद्ध इसी समय लड़ा गया। इसने ही 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। बाद के संधि, ठीक ना, तो ये इसी के समय में हुआ। ये बात भी आप सब ध्यान से देखते चलिए। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? ये सुनहरा यानी व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को कब प्रदान किया गया? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा। ये बात आपसे पूछ रहा है। तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान आपको जो है कि अब्दुल्ला कुतुब शाह, इसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा, अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा आपको जो है ये अंग्रेजों को व्यापार करने के अनुमति जो है 1632 ईस्वी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में आपको एक आधुनिक शस्त्रागार के स्थापना कहां हुई थी? बिंदनूर में, सेरा में, शुंडा में, या डिंडीगुल में? तो आप बताइएगा कि ये स्थापना डिंडीगुल में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने। किसने? हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से
एक आपको जो है इस शस्त्रागार के स्थापना की गई थी। हैदर अली ये आपको जो है कि काफी इसने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष किए और उन संघर्षों को चीरता हुआ ये सेना के रूप में, सेनापति से आपको राजा के रूप में गद्दी पर बैठा। और हैदर अली की कहानी आपको जो है कि इसी के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय लड़ा गया। तो इसने जिसमें इसकी विजय हुई थी, एक तरह से कह सकते हो। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टे-नोवा के युद्ध में पराजित किया, यही बात बताना चाहते थे, लेकिन चूंकि आगे प्रश्न था तो मैंने बताया नहीं ये कौन थे। तो सर आयरकुट का नाम आप सबने सुना होगा। सर आयरकुट जिन्होंने पोर्टे-नोवा के युद्ध में आपको इसे पराजित करते हैं, ये बात है, ठीक ना, पोर्टे-नोवा के युद्ध में। और पोर्टे-नोवा के युद्ध आपको कब लड़ा गया था? तो 1781 ईस्वी में आपको यह युद्ध लड़ा गया था, पोर्टे-नोवा का युद्ध। और इसी युद्ध में आपको पराजित होने के बाद हैदर अली एक शब्द कहता है स्थल मार्ग के रास्ते मैं अंग्रेजों को स्वर्ग में भी पराजित कर सकता हूं, लेकिन जब जल मार्ग की बात आती है तो हम असहाय महसूस करते हैं। चूंकि अंग्रेजों की जो जल सेना है वो आज भी दुनिया में बहुत शक्तिशाली है, और अंग्रेजों की जल सेना को हम क्या कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं पता होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं कि नहीं पता होगा आप सबको। तो अंग्रेजों की जो आपको जल सेना है, जैसे उसे आर्मीडा के नाम से जानते हैं, ठीक ना, आर्मीडा। नेक्स्ट देखिए, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? आपको पहली व्यापारिक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, अहमदाबाद में, सूरत में या मुंबई में। तब डचों के द्वारा अपने पहली फैक्ट्री जो है ये कहां स्थापित हुई, तब आप क्या जवाब देंगे, ठीक ना। तो ये बताइएगा, मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री आपको स्थापित किए 1605 ईस्वी में। वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? कंपनी की स्थापना तब बताइएगा कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक। सूरत में अंग्रेज और सूरत में ही फ्रांसीसियों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री इन दोनों के द्वारा सूरत में ही लगाई जाती है, ठीक। ये भी बात। नेक्स्ट, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहले स्थायी फैक्ट्री कहां लगाई? तब बताएगा पहले स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई। वैसे अंग्रेजों की पहले अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में ही लगी थी, जो कि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मछलीपट्टनम में पहले जो है फैक्ट्री लगाई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पूछता है कि अस्थायी फैक्ट्री किसके समय में लगी थी? तो जहांगीर के काल में। किसके समय में? जहांगीर के समय ये भी याद रखिएगा। जहांगीर के समय सूरत में आपको पहले अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी स्थापित होती है। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहां स्थित है? फोर्ट विलियम ये आपको कोलकाता में स्थित है। कहां बेटा? कोलकाता में फोर्ट विलियम आपको जो है ये कोलकाता में है, अंग्रेजों के फोर्ट विलियम स्थित है। और फोर्ट विलियम यदि देखा जाए तो इसका निर्माण 1600 आपको जो है 96 से लेकर 1715 ईस्वी के बीच में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, ठीक ना। ये फोर्ट विलियम आपको किया गया, तो ये बातें भी याद रखिएगा। ये वर्तमान में कोलकाता का प्रमुख आपको जो है पर्यटन स्थल के रूप में फोर्ट विलियम को जानते हैं।
कोलकाता जो कि हुगली नदी पर स्थित है, ठीक ना। कोलकाता बंदरगाह ये आपको बहुत ही प्रसिद्ध है, ये सब बातें आप याद रखिए। कोलकाता की यदि बात की जाए स्थापना की, तो इसकी स्थापना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीटेड कोर्स मात्र 999 रुपए में। ये वो प्रश्न है, पत्र है जिसमें अधिकांशतः यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी नंबर मार्क्स अच्छा नहीं उठा पाते। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यूजीसी नेट का पेपर आपको फर्स्ट जो है हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये आपको जो है के नाम से जाना जाता है। कैस्ट्रो ने, अल्बुकर्क ने, अल्मीडा ने या अड्राल्डो बारबोसा के द्वारा, किसके द्वारा आपको किया गया, तो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने, इसने ही आपको भारत में ब्लू शांत जल की नीति, ये इसी के द्वारा आपको लाया गया, ठीक ना। तो ये याद रखिए, शांत जल की नीति। फ्रांसिस्को अल्मीडा जो है ये एक तरह से कह सकते हो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आया। और एक महत्वपूर्ण बातें आप सबको बता दें कि इसका कार्यकाल जो था ये आपको जो है कि 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक ये आपको गवर्नर के रूप में रहा। इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो किया था, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। नेक्स्ट देखिए, आइए शानदार तरीके से देखते हैं। रिजविक की संधि के पश्चात पुदुचेरी वापस किसको मिला, तो रिजविक की संधि ये आपको 1697 ईस्वी में हुई थी, रिजविक की संधि। और इसके पश्चात फ्रांसीसियों को आपको जो है ये मिला। रिजविक की संधि 30 अक्टूबर 1697 ईस्वी को हुआ था। ये संधि फ्रांसीसियों और डचों के बीच हुआ था और इसी संधि के पश्चात फ्रांसीसियों को आपको जो है कि पुदुचेरी मिला। पुदुचेरी यानी पांडिचेरी, ये याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन के स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन के स्थापना जो है 1897 ईस्वी में वेलोर कलकत्ता में आपको जो है इसके द्वारा, तो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद ये आपको शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भाग लिए। इन्हीं के द्वारा लिया गया। इसके बाद आपको इन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग की रचना की। तो ये बातें भी आप याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद को जी को, ठीक ना। इनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था।
नरेंद्र दत्त। ये प्रश्न पूछा गया है स्वामी विवेकानंद से। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। परमहंस महाराज जो थे इनके गुरु थे। तो ये बातें भी आप सब याद रखिए, देखते चलिए। नेक्स्ट देखो बेटा, ये बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक आपको भूल नहीं थी, ये सब देखो नहीं थी पूछा है, ठीक ना। ये अंग्रेजी का स्वार्थपूर्ण नीतियों के सही मूल्यांकन का भाव, अपने अधिकारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के नियंत्रण में विफलता, एक शक्तिशाली सेना के गठन में विफलता, या हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में विफलता। तो ये एक राजनीतिक भूल नहीं थी, तो वो थे हिंदू और मुसलमान जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में विफलता, यानी ये भूल नहीं थी। बाकी बंगाल के नवाबों की सारी भूल थी। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया था और बंगाल को अंग्रेजों के अधीन अंतिम युद्ध सिराजुद्दौला के द्वारा आपको जो है कि सिराजुद्दौला ने पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के हाथों पराजित हुआ और इस तरह बंगाल अंग्रेजों की कठपुतली बन जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए, ये किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ? ये कौन सी संधि थी जिसके परिणाम स्वरूप? तब आप बताइएगा बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में लागू हुआ और ये इलाहाबाद की संधि के तहत। और ये कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 ईस्वी तक चला। 72 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। और ये लागू किसने किया? तो इसे लागू किया लॉर्ड क्लाइव द्वारा, ठीक। ये बातें याद रखिए, बंगाल में द्वैध शासन। अब ऐसे द्वैध शासन इसका देख लो, द्वैध शासन का जनक, तो इसका जनक लियो कार्टेज को बंगाल में द्वैध शासन का जनक कहते हैं। केंद्र में द्वैध शासन सर्वप्रथम कब लगा? तो 1935 के अधिनियम के तहत और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर का युद्ध जो कि कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में आपको जो है कि संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेना के बीच आपको युद्ध हुआ और इधर से नेतृत्व हेक्टर मुनरो, ठीक ना, हेक्टर मुनरो के द्वारा आपको नेतृत्व किया गया। एक महत्वपूर्ण बात है, इधर कौन कौन थे? तो इधर आपको जो है कि ब्रिटिश सम्राट मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम, ठीक ना, मीर कासिम। ये तीनों की संयुक्त सेना
पराजित हुए, ये संयुक्त सेना पराजित हुई। हेक्टर ये आपको विजयी रहा, विजयी। जब आपसे पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय आपको जो है कि अंग्रेजी सेना या बंगाल का नवाब, बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको क्या जवाब देंगे, ठीक ना? ये कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, ठीक। ये कौन था? विंसीटार्ट का ये कठिन प्रश्न हो गया, मैं बता देता हूं। विंसीटार्ट, विंसीटार्ट जो था यही था बंगाल का गवर्नर। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो अपने जीवन के अंतिम काल में सिराजुद्दौला को समझाते हुए अलीवर्दी खान ने कहा था, ये कहा था कि यूरोपीय जो है शहद देने वाली मधुमक्खी है, यदि इन्हें छेड़ोगे तो ये काट खाएंगी। ऐसी बातें अलीवर्दी खान के द्वारा सिराज को समझाते समय कहा गया था। नेक्स्ट, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो वो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, पानीपत का और हल्दी घाटी का तो युद्ध आपको कोई लेना देना है नहीं है इससे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको पलासी का युद्ध जो है ये अंतिम निर्णायक, प्रथम निर्णायक सैन्य अभियान माना जाता है। पलासी का युद्ध ये आपको जो है कि लड़ा गया किसके बीच? सिराज और लॉर्ड क्लाइव के बीच, ठीक ना? ये 1757 में सिराज और सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, ठीक ना? ये याद रखिएगा। और ये आपको जो है कि पलासी के युद्ध में विजयी रहा। ये युद्ध एक तरह से अंग्रेजों की छलपूर्ण युद्ध था और अंग्रेज इस युद्ध में जीतने में सफल रहे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वास्को डिगामा ये आपको जो है ये कहां का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाली था। अब कोलंबस कहां का था? तो कोलंबस स्पेन का था। जेम्स कुक कहां के थे? तो ये ब्रिटेन के थे। और तस्मान कहां के थे? तो हॉलैंड के थे। इस तरह पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, आपको जो है पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यानी 2 1 3 4, ये आपको जो है 2 1 4 3 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक ना? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सबको बता रहा हूं बच्चा। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका नाम, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। तात्या टोपे जो थे इन्हीं का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये नाना साहब के सेनापति थे, नाना साहब के सेनापति थे, सेनापति, ठीक ना? याद रखिएगा ये आपको जो है। और ये रामचंद्र पांडुरंग अंतिम में आपको जो है ये पकड़े जाते हैं और इनके अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दी थी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को देखिए। ये वीडियो रे एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट बाय नितिन सर विथ वीडियो सॉल्यूशन के साथ हम सब इसे शानदार तरीके से परचेज आप सब कर सकते हैं और आप सबके लिए ये काफी लाभकारी भी होगा, ठीक ना? तो अपने लाभ को लेते रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अब यहाँ पे ये बहुत कठिन, सो मच हार्ड क्वेश्चन है, ये स्टार देने वाला क्वेश्चन माना जाता है, ठीक ना? इसे आप स्टार दे सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा यदि एक को सही कर लेंगे तो आपको सही हो जाएगा।
भारत मित्र जो है ये हिंदी में आता था, हिंदी में, और राष्ट्रमत जो था ये आपको मराठी में, मत 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 मत, और प्रजापति मित्र जो था ये गुजराती में और नायक बंगाली में। तो इस तरह से आप यदि देखो तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन संख्या 1 3 इज योर राइट आंसर। 3 जो है विकल्प में, ये आंसर आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो हिंदू कॉलेज ये कोलकाता जो है ये पहला है जिसके स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ये, और आपको जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा इसके स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। डच घड़ीसाज एक डेविड हेयर था, एंड डच घड़ीसाज डेविड हेयर, डेविड हेयर, यही दोनों लोग मिलकर आपको जो है कि स्थापना के थे कोलकाता में हिंदू कॉलेज की। जबकि मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, अहमद खान द्वारा किया गया। ठीक ना, ये बातें भी याद रखिए। नेक्स्ट देखो, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु क्रमशः कितना निर्धारित की गई थी? तो इसमें आपको जो है शारदा अधिनियम कब आया? तो 1929 ईस्वी में आपको शारदा अधिनियम आया। किसके प्रयास से आया? तो हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के प्रयास से आपको जो है ये अधिनियम आया। और आपको किसके समय में आया? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन के समय आपको यह अधिनियम आया। तो इस तरह से इसमें आयु 14 से 18 वर्ष जो है तय किया गया। लड़कियों की आयु 14 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना आपको कहां हुई? तो स्थापना कब हुई? तो 1936 ईस्वी में। स्थापना स्थल कहां था? तो स्थापना स्थल आपको लखनऊ था। और इसके आपको महासचिव कौन बनाए गए थे? एनजी रंगा। ठीक ना, याद रखिएगा, सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। ठीक, ये सहजानंद सरस्वती। आचार्य नरेंद्र देव के विषय में आप लोग जानते होंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ये संस्थापक अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। ये कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष। इसकी बात की जाए स्थापना की तो कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण, ठीक ना, जयप्रकाश नारायण ये आपको कौन थे? तो ये इसके महासचिव थे। देखिए, एक तरफ आपको युद्ध दिया है और दूसरे तरफ आपको संधियां दी गई है कि कौन कौन से युद्ध, कौन कौन से संधियों के परिणाम स्वरूप आपको जो है घोषित हुए, ये बात आपको दिया गया है। तो चलिए, एकदम आसान सा प्रश्न है और मिलान हम सब कर लेते हैं। कर्नाटक का पहला युद्ध, वैसे आप सबको पता होना चाहिए, कर्नाटक के कुल 3 युद्ध लड़े गए और तीनों युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के द्वारा भारत पर राजनीतिक संप्रभुता अपने
स्थापित करने के प्रयास के लिए। युद्ध तो भारत में होता है लेकिन संधियां विदेशों में होती है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो एक्सला-सेपल के संधि के साथ समाप्त हो गया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है ये आपको पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है बेटा ये आपको अनिर्णायक रहा, ठीक ना, अनिर्णायक रहा। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई, तो ये ब्रिटिश हार हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये किसके समय में लड़ा गया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, और हैदर अली जो था तो वहां से मैसूर का शासक था। तो इस तरह से पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा, ठीक ना। तो ये प्रश्न ऑप्शन आपको कहां है? ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार आपको लाना है। रॉलेट, आपको चंपारण सत्याग्रह, तो ये अच्छा घटनाओं को सही क्रम में, अच्छा कालानुक्रम से बताना है। चलिए, अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन, ये भैया कूट का प्रयोग करते हुए, तो ये चंपारण सत्याग्रह, तो इसमें कौन सा है? एक तरफ तो आपको वर्ष लिख ही दिया गया है, चलिए देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह यहां है, रॉलेट एक्ट 1919 में, आपको खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और आपको जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये 28 में है, और ये 1918 में, ठीक ना। ये अहमदाबाद मिल, ये प्रश्न थोड़ा सा विचित्र है, गड़बड़ टाइप का है, ठीक ना। ये प्रश्न गड़बड़ है और विचित्र टाइप का बनाने वालों ने बना ही दिया है, तो हम आप कर कह सकते हैं। तो इस प्रश्न में ऑप्शन थोड़ा सही करने की जरूरत है। खेड़ा सत्याग्रह ये वे आपको 18 में ही है खेड़ा, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 67 नहीं 18 में ही है, तो मिला सकते हो। क्योंकि अब देखो यहाँ पे पहला जो है, दूसरा, ऑप्शन संख्या 2 यहां पर भी दिया है आपको। इसके बाद आपको जो है कि रॉलेट एक्ट नहीं बेटा, इसके बाद आपको अहमदाबाद मिल मजदूर, तो इस तरह से ऑप्शन देखोगे तो 1 इज योर राइट आंसर। एक जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। एक आपको यहाँ पे सही कर लेना, ये दोनों खेड़ा आंदोलन और ये मार्च में है और ये मार्च के लास्ट में है, ठीक ना। ये 8 मार्च को स्टार्ट है और ये थोड़ा सा आगे पीछे। चलिए, ब्लैक होल की घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। ब्लैक होल की घटना ये आपको कब की है? तो 1856 ईस्वी, 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। और ये हालवेल का नाम सुने होंगे, हालवेल, ये हालवेल व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस के जाने के बाद, लॉर्ड क्लाइव के जाने के बाद बंगाल का अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ था। हालवेल की घटना ये भारतीय इतिहास में इसे काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कोठरी, कोठरी की घटना के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक। तो ये हुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि एमसी सीतलवाड़, बीएन राव, आह्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सभी किसके सदस्य थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये सदस्य हुआ करते थे। इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, इसने गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। गोखले साहब ने इसके स्थापना की थी, तो ये बात याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था?
तो पिछड़े वर्गों का मुख्य उद्देश्य ये उत्थान करना सत्य शोधक समाज का था। सत्य शोधक समाज जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में आपको की जाती है और ज्योतिबा फूले द्वारा आपको जो है इसके स्थापना की गई। ज्योतिबा फूले ने एक गुलामगिरी नामक ग्रंथ की भी रचना की, ठीक ना। ये आपको सवर्णों के ब्राह्मणों के पूरे विरोधी थे, जबकि महिला शिक्षा के पक्षधर माने जाते। ब्रिगेंजा की राजकुमार कैथरीन से, अच्छा ये पूरा प्रश्न ही गलत है। कैथरीन ब्रिगेंजा, ये कैथरीन ऐसे होना चाहिए, कैथरीन ब्रिगेंजा की राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, ये भी मिटा दीजिए। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से विवाह के अवसर पर ब्रिटिश आपको जो है दहेज में दिया था। किसने? ये फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेन वासियों ने या डचों ने? तब इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे तो बताइएगा कि आपको जो है कि ब्रिगेंजा ये पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। 1661 ईस्वी में ब्रिगेंजा और चार्ल्स का विवाह हुआ। 1661 में विवाह हुआ, विवाह, ठीक ना। ये ब्रिगेंजा कहाँ की थी? तो ये पुर्तगाल की थी। राजकुमारी ब्रिगेंजा ये पुर्तगाली राजकुमारी है, ठीक ना, पुर्तगाली, और ये ब्रिटिश राजकुमार है, ठीक। इनका विवाह आपको इनसे होता है और दहेज मुंबई को दहेज के रूप में आपको दे दिया जाता है। बंबई दहेज के रूप में कब दिया गया? तब बताइएगा कि 1668 ईस्वी में आपको बंबई दहेज के रूप में दिया गया। 1668 में, ठीक ना, 68 में बंबई ब्रिटेन को दहेज के रूप में दिया गया। ये आपको 68 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। दे दिया गया चार्ल्स द्वारा, चार्ल्स द्वितीय द्वारा 10 पाउंड पर, 10 पाउंड वार्षिक ब्याज पर, वार्षिक ब्याज पर। नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा हैंडरिटन नोट्स है और ये सभी नोट्स वही हैं जो यूट्यूब पे उन्होंने पढ़ाए हैं। शानदार तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िए। पानीपत का युद्ध आपको यहाँ पे मिलान करने को है, ये मिलान कर सकते हैं। चौसा का युद्ध ये तो अब मध्यकालीन इतिहास का है भाई, यहाँ से प्रश्न ये आ गया है। चलिए देखिए मिलान करते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527, चौसा का युद्ध 1539 और ये आपको 1540। तो इस तरह से 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो, ये सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास में मिलता है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में, किसमें? बंकिम चंद्र चटर्जी, चंद्र चटर्जी, चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में पहली बार सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। ये याद रखिए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आपको जो है मिलता है। चलिए नेक्स्ट, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है और 1 और 2 दोनों को मिलान करने के लिए दिया गया है। बाबा रामचंद्र, ये आपको वल्लभ भाई पटेल, एन जी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती,
तब आप इस प्रश्न को मिला सकते हैं। बाबा रामचंद्र जो है ये अवध किसान सभा के संस्थापक थे और अवध से थे। अब एक पहले का दूसरा दो दो मिल गया यहाँ बेटा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये आपको क्या थे, तो ये बिहार के हाजीपुर से रहने वाले थे। वल्लभ भाई पटेल ये बारदोली से थे और आपको एनजी रंगा गुंटूर आंध्र प्रदेश से थे। तो ये पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, 3 और 4। तो ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। ठीक ना, ये गुंटूर आप सबको पता होगा, गुंटूर किसके लिए प्रसिद्ध है? अंग्रेजी शिक्षा पर वुड का डिस्पैच ने किया। अंग्रेजी शिक्षा पर वुड का डिस्पैच ये आपको कब आया? तो 1854 ईस्वी में आया बच्चा। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, कार्टा इसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। वुड के डिस्पैच ने अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बनाया, या आपको जो है कि प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क बनाया, या आपको संस्कृत तथा फारसी भाषाओं को निषिद्ध किया, या शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सरकारी अनुदान की सिफारिश की। तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सरकारी अनुदान की इसके द्वारा सिफारिश की गई। और महिला शिक्षा के लिए आपको जो है पहली बार महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। महिलाओं की महिला शिक्षा के शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। ये भी बात याद रखिए, ये चीजें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पावना विद्रोह। ये अभी हाल ही में पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पावना विद्रोह ये आपको बंगाल में हुआ था। ठीक ना, पावना विद्रोह आपको जो है बंगाल में आपको हुआ था। ठीक, चलिए शानदार। अगले प्रश्न को करते हैं। ये मोपला विद्रोह कहाँ से प्रभावित क्षेत्र है? मोपला विद्रोह मालाबार से है और ये विद्रोह 1921 ईस्वी में आपको ये विद्रोह खिलाफत आंदोलन जो चला था उसी के समय में, या उसी की एक शाखा थी। बंगाल का प्रसिद्ध नील विद्रोह ये आपको जो है 1857 के क्रांति के बाद होने वाला यह प्रथम विद्रोह माना जाता है। और आपको जो है नील दर्पण में इस विद्रोह का विशेष रूप से आपको उल्लेख किया गया है। नील दर्पण की रचना दीन बंधु मित्र के द्वारा भी किया गया है। ठीक ना। इसके बाद आपको जो है कि हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने आपको नील विद्रोह का समर्थन किया था। नेक्स्ट, किसानों का प्रसिद्ध अवध किसान आंदोलन की घटना कब घटित हुई? तो 1920 ईस्वी में अवध किसान आंदोलन की घटना आपको जो है घटित हुई। ठीक ना, कहीं कहीं 1919 भेज देता है। अवध किसान आंदोलन 1919 से लगा लीजिए। किसानों का प्रसिद्ध खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व, खेड़ा आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व आपको जो है नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया? इनमें से कोई नहीं, ये याद रखिएगा। और इसका नेतृत्व सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सॉरी एक मिनट, खेड़ा बेटा खेड़ा, ये 1918, ठीक ना। और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा इसका विद्रोह किया गया, नेतृत्व किया गया। जबकि आप सबको बारदोली आंदोलन जो है ये सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ? तो 1928 आपको सरदार पटेल, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऐसा किसान आंदोलन है जिसका सूत्रपात
किसानों पर 86 प्रकार के लगाए गए करों से प्रारंभ हुआ। ये आपको 86 प्रकार के करों से लगाए जाने पर प्रारंभ होता है। ये बिजौलिया किसान आंदोलन है। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन, सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन माना जाता है। तो ये बात आप याद रखिए, सबसे लंबे समय तक चला। नेक्स्ट, निम्न में से ददनी प्रथा का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये आपको ददनी प्रथा का संबंध किससे है? तो ये भी आपको नील विद्रोह से ही है, ठीक ना। नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। 1857 की क्रांति के बाद होने वाला यह प्रथम विद्रोह माना जाता है। इस तरह आप सब शानदार तरीके से, उम्मीद करता हूं कि आप सबने पढ़ा। अपने हिंदी जरूर से परिचित करिए, मात्र 299 रुपए में। और हिंदी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो इसमें कवर न किया गया हो, खासकर व्याकरण से संबंधित। और आपको जो चाहे बीपीएससी हो, आरओ हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, चाहे आपको जो है समीक्षा अधिकारी हो, हर एक टॉपिक को आपको अपने हिंदी में संकलित किया गया है। आप इसे जरूर से परिचित करिए। तो चलिए, आज की सफर आपके साथ इतना ही। मिलते हैं एक अगले शानदार क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।